The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया जहां की तहां खड़ी है। लॉकडाउन लगाया गया, फिर खोला गया, अब टुकड़ों में लौट रहा है। कभी वीकेंड तो कभी नाइट कर्फ्यू की शक्ल में। भारत में संक्रमण और संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा इतने रिकॉर्ड बना चुका है कि अब ये बताना छोड़ दिया गया है कि आज नया रिकॉर्ड बन गया। ऐसे माहौल में सरकार कराने जा रही है नीट और जेईई की परीक्षा। अभ्यर्थी खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो अब पढ़ाई छोड़कर ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ लिख रहे हैं, इस उम्मीद से कि कहीं तो सुनवाई होगी, कहीं नहीं तो शायद जनता का दबाव काम आए। लंदन टॉप की बड़ी खबर में आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। आपको कुछ महीनों पहले लिए चलते हैं। कोरोना वायरस के चलते मार्च के महीने में देश भर में पहला लॉकडाउन लगा था। उसके बाद हमारे देश ने तस्वीरें देखी, बड़े शहरों में काम ठप होने के बाद घरों की तरफ लौटते लोग, कभी पैदल, कभी साइकिल, तो कभी तरह तरह के वाहनों पर, और बाद में श्रमिक ट्रेनें। कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। ये त्रासदी भरी कहानियां उस खुरदरे दौर के खाते में दर्ज हैं। कोई भूल गया हो तो गूगल सर्च करके उनकी मदद से दोबारा देख सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद धीमे धीमे न्यू नॉर्मल की तरफ सब कुछ बढ़ने लगा। लोग घरों से वापस बड़े शहरों की तरफ आने लगे क्योंकि उनका काम छिन गया था। कोरोना का इलाज खोजा जा रहा है, लोगों को भूख का इलाज खोजना है। और इन सब के बीच अब छत्तीसगढ़ का ये नज़ारा, यहाँ के राजनांदगांव का ये वीडियो जो आपने देखा। डीजे और बैंड वाले 5 महीनों से बेरोजगार हैं। शादी ब्याह के बड़े कार्यक्रम न होने के चलते उनकी हालत खराब है, इसलिए उन्होंने सड़क पर खुद को और अपनी अपनी बाजा पेटी को उतार दिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल डीजे का काम करने वाले मनीष ने इस मौके पर कहा कि अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करता तो हम आत्मदाह को मजबूर हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि महामारी कितने तरीकों से किन किन लोगों को प्रभावित कर रही है। कैमरों और लोगों का सर अपनी तरफ घुमाने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। सरकारों का सर भी इनकी तरफ घूमे, यही उम्मीद है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 68,898 मामले सामने आए और 983 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 29,05,824 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 6,92,028 है और 21,58,947 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 54,849 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिरी में आपको टेस्टिंग का आंकड़ा बता दें। आईसीएमआर का कहना है कि 20 अगस्त को देश भर में 8,05,985 सैंपल टेस्ट हुए। कोरोना से जुड़े 2 और अपडेट हैं। पहला रांची से। यहाँ के रिम्स अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा है और उन्हें 5 अगस्त को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। एक और अपडेट पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता सेंट्रल डिवीजन के एसीपी उदय शंकर बनर्जी का निधन हो गया। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका इलाज चल रहा था। दूसरी सुर्खी एक हादसे से जुड़ी है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीसैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्लांट की अंडरग्राउंड यूनिट में आग लग गई। 20 अगस्त को रात करीब 10:30 पर कृष्णा नदी पर बने इस प्लांट की यूनिट में आग लगी। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पावर सप्लाई को फौरन काट दिया गया था। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसने 10 लोगों को सुरक्षित निकाला। समाचार लिखे जाने तक एक असिस्टेंट इंजीनियर का शव मिला है और 8 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। करीब 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेलंगाना सरकार ने इस मसले पर एनडीआरएफ की मदद भी मांगी है।
तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो फंसे हुए हैं वो जल्द बाहर निकलें। इस बारे में उन्होंने राज्य के ऊर्जा मंत्री जी जगदीश रेड्डी से बात भी की। नागर कुर्नूल जिले के फायर अफसर श्रीदास ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे 3 और फ्लोर हैं और अलग अलग फ्लोर पर लोगों के फंसे होने की आशंका है। भूतल पर हमें लोग नहीं मिले। ये कहना मुश्किल है कि ऑपरेशन कब तक चलेगा। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से, जहां फाइनली कुछ राजनीतिक हलचल देखने को मिली। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद मुख्य धारा की पार्टियों के कई नेता घरों में नजरबंद थे। 20 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई, जिसे 5 अगस्त के बाद से पहली पर्सन टू पर्सन राजनीतिक बैठक कहा जा रहा है। इसमें पार्टी के 4 नेता अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, अब्दुल रहीम राठेर और मोहम्मद शफीउरी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। आर्टिकल 370 के प्रकरण के 1 साल पूरा होने पर फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त को कई पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के चलते ये हो नहीं पाया था। वैसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दावे को खारिज किया था कि पार्टी के कई नेता अब भी गैरकानूनी तरीके से अपने घरों में नजरबंद हैं। आज की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस बैठक का मकसद ये देखना था कि जो लोग 12 महीनों से घरों में बंद हैं वो बाहर आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि सरकार का कहना है कि वो बंद नहीं है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोग दयनीय स्थिति में हैं, बिजनेस ठप है, टूरिज्म जीरो है, हर जगह पीड़ा है। बकौल फारूक अब्दुल्ला, हमने एक प्रक्रिया की शुरुआत की है और हम इसे भविष्य में भी जारी रखेंगे। चौथी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचकर जांच में जुट गई है। मुंबई पुलिस से केस हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत केस के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे गए। इसके अलावा सुशांत के 3 फोन, लैपटॉप, कंबल, बेडशीट, मौत के बाद शरीर पर मिले कपड़े, जूस का मग, फंदे का कपड़ा, 13 से 14 जून की सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, केस डायरी, इन सब चीज़ों को सीबीआई के हवाले किया गया। इसके अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए 56 बयान भी सीबीआई को सौंपे जाएंगे। कहा गया है कि सीबीआई फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत के सीन को रिक्रिएट भी करेगी। करीब 6 लोगों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। सुशांत के कुक नीरज से भी पूछताछ की गई। आज घटनास्थल पर मौजूद बाकी लोगों के बयान फिर से दर्ज किए जाएंगे। एक सर्कुलेशन में ये भी खबर आई कि शायद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से बातें हैं, अभी कोई भी पुख्ता जानकारी इस पर नहीं है। 5वीं सुर्खी में बात पंजाब की होगी। कोरोना संक्रमण के चलते देश के अलग अलग भागों में कई तरह के लॉकडाउन लागू हैं या उनकी घोषणा की गई। इस बीच पंजाब में आज 21 अगस्त से रोजाना नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट नहीं होगा एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। इससे एक दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दिए थे इस आशय के। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो गया, हमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना सख्त होना होगा। हर मौत मुझे दुखी करती है और आने वाले हफ्तों में स्थिति का आकलन चिंताजनक है। कैप्टन अमरिंदर ने 31 अगस्त तक शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी तरह के जमावड़े पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही महीने के अंत तक सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, ऐसा निर्देश दिया है। पंजाब में कोरोना वायरस के चलते अब तक 37,824 मामले सामने आ चुके हैं और 957 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के शो में आखिरी सुर्खी यूपी सरकार के एक प्रगतिशील फैसले से जुड़ी है। यहाँ अब ट्रांसजेंडर्स को पैतृक कृषि भूमि में उत्तराधिकार मिलेगा। योगी सरकार ने यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है। अभी तक इस कोड में बेटा, बेटी, विवाहित, अविवाहित और विधवा जैसे शब्द थे, लेकिन थर्ड जेंडर का कोई जिक्र नहीं था। अब इस कोड में थर्ड जेंडर को शामिल किया जाएगा। राजस्व विभाग के मुताबिक मार्च 2019 में ही राज्य कानून आयोग ने सरकार के सामने ट्रांसजेंडर्स को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। राज्य कानून आयोग के अध्यक्ष जस्टिस A.N. मित्तल ने इस तरफ इशारा किया था कि उत्तराधिकार के नियमों में थर्ड जेंडर को छोड़ दिया गया है। ऐसे में अब योगी सरकार ने यह फैसला लिया। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नीट और जेई मेंस का शेड्यूल हमारे सामने है। जेई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होगी, नीट 13 सितंबर को, जेई एडवांस्ड जो IIT का टिकट दिलाता है वो 27 सितंबर को। इन तारीखों पर ये परीक्षाएं हों या ना हो, इस बहस के एक तरफ डरे हुए छात्र और उनके माता पिता हैं, दूसरी तरफ सरकारी नोटिस और अदालती कार्रवाई। उन पर आने से पहले ये जानना बेहतर होगा कि ये परीक्षा होती किस लिए है।
नीट है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। पहले चलता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या AIPMT। इसके अलावा राज्य अपने अपने मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से प्री मेडिकल टेस्ट लेते थे। इन सब की जगह लेने के लिए शुरू किया गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट। इससे देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलता है। माने ये MBBS और डेंटल की पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। पहले इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE करवाता था, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के आने के साथ इसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA को दे दिया गया। NTA इसमें ऑल इंडिया रैंक निकालता है और इसी के आधार पर कॉलेजेस में सीट मिलती है। अमूमन ये परीक्षा मई में होती है, जून तक नतीजा आ जाता है। नीट 2020 के लिए 12 दिसंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। एडमिट कार्ड आने थे 27 मार्च 2020 से और परीक्षा होनी थी 3 मई 2020 को। अब बात करते हैं जेई की। जेई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये होता है इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए। मतलब 12वीं के बाद जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं वो ये परीक्षाएं देते हैं। IIT, NIT, IIIT और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज इसी परीक्षा से दाखिला लेते हैं। इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं, मेंस और एडवांस्ड। ये परीक्षा भी एक वक्त CBSE कराती थी, लेकिन 2019 से इसका काम भी NTA देख रही है। इस साल जेई मेंस के फॉर्म 7 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक लिए गए। 5, 7, 9 और 11 अप्रैल को परीक्षा होनी थी। 30 अप्रैल को इसका नतीजा आता और मेंस के नतीजों के आधार पर 2.25 से 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करते। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप IIT में दाखिला पा सकते हैं। जेई एडवांस्ड का काम भी IIT ही देखती है। टू बी प्रिसाइज, IIT दिल्ली देखती है। अब प्रक्रिया आगे बता दें। मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो फिर जेई एडवांस्ड के लिए फॉर्म भरते हैं। इस साल एडवांस की परीक्षा होनी थी 17 मई 2020 को, लेकिन मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इसकी मियाद भी बार बार बढ़ाई गई, इसलिए इन परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाना तय हुआ। नीट की तारीख 2 बार आगे बढ़ाई गई। पूरे देश में परीक्षा लें या न लें, इसकी बहस भी चली। केंद्र से लेकर राज्य तक 10वीं और 12वीं के बच्चों की बची हुई परीक्षाएं नहीं ली गई, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। स्थितियों को देखते हुए उन्हें पहले के स्कोर के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। लेकिन 3 जुलाई 2020 को NTA ने एक नोटिस निकाला और कहा कि हम 1 से 6 सितंबर के बीच जेई मेंस की परीक्षा करवाएंगे। ऐसा ही एक नोटिस नीट के लिए भी जारी हुआ। इन दोनों नोटिसों को 11 राज्यों के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वो परीक्षा को रद्द नहीं करवाना चाहते, महज आगे बढ़वाना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसे खतरनाक वक्त में परीक्षा करवाने से लाखों युवा छात्रों की जान पर बीमारी और मौत का खतरा पैदा हो सकता है। थोड़ा इंतजार किया जाए, कोविड-19 का प्रकोप कम हो, इसके बाद परीक्षा हो। याचिका में यह भी लिखा गया था कि NTA ने ही नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था, जो कि 22 जून को होना था एग्जाम। साथ ही बिहार, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ का हवाला भी दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने माना कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो दुरुस्त है। सरकार का आश्वासन क्या था कि परीक्षाएं लेते हुए सावधानी बरती जाएगी। NTA ने यह भी दावा किया कि उसने परीक्षा केंद्र लगभग दोगुने कर दिए हैं। 17 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि छात्रों के करियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता और इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई। NTA के वही नोटिस लागू रहे याचिका खारिज होने के बाद, जिसमें नीट और जेई मेंस सितंबर में होने की बात थी। 17 अगस्त को NTA ने एक प्रेस रिलीज निकालकर बताया भी कि जेई मेंस 1 से 6 सितंबर को ही होगा। कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर स्टूडेंट सोशल मीडिया की तरफ मुड़े। सरकार के मंत्रियों और दूसरे सेलिब्रिटीज के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी बात कहने लगे। पत्रकारों को मेल करने लगे कि हमारा मुद्दा कवर करिए, नीट जेई पोस्टपोन करो और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड, ऐसे ट्विटर ट्रेंड चलने लगे। बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं। कोई लॉकडाउन के दौरान ढंग से पढ़ नहीं पाया क्योंकि कोचिंग बंद हो गई। किसी के यहाँ अब भी लॉकडाउन है, कोई कंटेनमेंट जोन में है। यातायात की छूट है लेकिन नाम मात्र की ट्रेनें और बसें चल रही हैं। किसी के पास अपना साधन नहीं है कि दूसरे शहरों में पढ़ने वाले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच पाए। सुनिए कुछ छात्रों की समस्याएं। मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊं तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे।
और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए। तो मुझे होटल करना पड़ेगा और होटल्स भी खुले नहीं है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी हैं नहीं, और मेरे साथ तो मतलब काफी। हेलो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर में, गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे अंकल की कल कोविड रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है, और हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दादी, ये सारे लोग अभी क्वारंटाइन हुए हुए हैं। अभी हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है सर। और अगर भगवान न करे कल को मुझे कोविड अगर होता है, तो मैं जिस रास्ते से जाऊँगा, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सेंटर तक जाऊँगा, जिस व्यक्ति के साथ जाऊँगा, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति मुझसे इंटरेक्ट करेगा सेंटर पे, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मास्क और एसओपी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। Hello everyone, I am a NEET aspirant, a dropper, and I'll be taking the NEET this year. I don't want to disclose my name due to obvious reasons. So, मैं बिहार में रहती हूँ, भागलपुर में, और मुझे जो नियरेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा नीट के लिए, दैट इज़ 234 किलोमीटर्स, यानी कि पटना। सर, मैं पटना जाऊँगी बाई ट्रेन, और मेरे पास कोई प्राइवेट कन्वेंस नहीं है, तो मैं प्राइवेट कन्वेंस तो नहीं जा पाऊँगी। यहाँ से मुझे पटना ट्रेन से जाना पड़ेगा, और वहाँ पर होटल लेकर रहना पड़ेगा, और वहाँ से भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा किसी जनरल कन्वेंस से। सो दूसरी बात ये है कि मैं चश्मा लगाती हूँ, और मास्क और चश्मा साथ नहीं जा पाते हैं सर, तुरंत भाप आ जाता है चश्मे में, तो उससे प्रॉब्लम होती है। बार बार हमें चश्मा साफ़ करना पड़ता है। हम ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर मास्क लगाते हैं तो स्पेक्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर, प्लीज़ लुक इनटू दिस लिटिल थिंग्स। दिस मस्ट बी लुकिंग लिटिल, बट दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस। सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड पोस्टपोन इट। थैंक यू। एक तरफ छात्र परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनटीए अपना काम पूरी रफ्तार से कर रही है। एजेंसी ने सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके मुताबिक कॉन्टैक्टलेस फ्रिस्किंग होगी। इन परीक्षा केंद्रों में नकल के लिए मोबाइल वगैरह ले जाने के मामले सामने आए तो परीक्षा से पहले छात्रों की तलाशी ली जाने लगी। इस बार तलाशी दूर से ली जाएगी। इसके अलावा रिपोर्टिंग माने सेंटर पर पहुंचने का वक्त अलग अलग रखा जाएगा, ताकि एक साथ भीड़ जमा न हो। एडमिट कार्ड की जांच भी दूर से होगी। अखबारी रपटों के मुताबिक छात्रों को अपनी सेहत के संबंध में एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर भी चलना होगा। जिनका तापमान ज्यादा होगा उन्हें अलग कमरों में बिठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को पहले डिसइंफेक्ट किया जाएगा। केंद्र का स्टाफ भी मास्क और दस्ताने पहनेगा। छात्र अपने साथ ग्लव, मास्क, पानी की पारदर्शी बोतल और हैंड सैनिटाइजर सेंटर पर ले जा पाएंगे। लेकिन छात्रों और अभिभावकों का डर इस सेफ्टी प्रोटोकॉल के बाद भी बना हुआ है, और बना है ट्विटर ट्रेंड। 21 अगस्त की दोपहर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात करके कहा है कि नीट समेत दूसरी परीक्षाएं दिवाली के बाद हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। माननीय न्यायालय ने परीक्षाओं की तिथि सरकार पर छोड़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं एक खत प्रधानमंत्री को भी लिख रहा हूं। स्वामी से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को एक पत्र लिखा था। उन्होंने भी परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की थी। 21 अगस्त की दोपहर को ये खबरें आई कि परीक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। एनटीए की प्रेस रिलीज के मुताबिक जेई मेंस में 8,58,273 बच्चे शामिल होने वाले हैं। इसमें अगर नीट के अभ्यर्थी भी मिला लिए जाएं तो संख्या 25 लाख तक पहुंच जाएगी। इतने बच्चे और उनके अभिभावक यात्रा करेंगे, वहां संक्रमण का खतरा है। परीक्षा केंद्र जाएंगे, वहां संक्रमण का खतरा है। होटल में रुकेंगे, वहां भी संक्रमण का खतरा है, और फिर वापस घर जाएंगे जहां वो संक्रमण दूसरों को दे सकते हैं। जेई मेंस आगे बढ़े या नहीं, और इससे छात्रों के करियर और एकेडमिक कैलेंडर पर क्या फर्क पड़ेगा, इस विषय पर हमने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की। सुनिए। छात्रों की बात हम आपको बता चुके हैं इससे पहले अपने अलग वीडियोस में। इस हिस्से में, इस बातचीत में हम आपको बताना चाहते हैं एकेडमिशियंस का पक्ष क्या है, वो क्या सोचते हैं अगर एकेडमिक कैलेंडर पीछे होता है या परीक्षाएं टलती हैं या समय पर होती है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप पांडे। आप IIT BHU से पढ़े हैं, आपने वहाँ पढ़ाया भी है, आपने IIT कानपुर में भी पढ़ाई करवाई है। इसके साथ साथ आप IIM अहमदाबाद, IIT गांधीनगर, नालसा यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे भी पढ़ा चुके हैं। फिलहाल समाज सेवा से जुड़े हुए हैं।
आशा फॉर एजुकेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं और 2002 में इनके काम के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपको काफी अनुभव है, आपने देश से बाहर भी पढ़ाई की है और देश में भी अन्य कई संस्थाओं में आपने पढ़ाई करवाई है। हम ये समझना चाहते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर में देरी हो जाने को लेकर के काफी गंभीर है। सरकार भी जो उन्होंने एनटीए से नोटिफिकेशन निकलवाया है कि अब वो परीक्षा करवाना चाहते हैं, और अदालत ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि वो दखल इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि अनिश्चित काल के लिए बच्चों के भविष्य को दांव पे नहीं लगाया जा सकता है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो देरी वाला आर्ग्यूमेंट है कि एकेडमिक कैलेंडर लेट होता जाएगा, इसमें कितना मेरिट है सर? बच्चे कितना लेट हो जाएंगे यदि अभी परीक्षा नहीं देते हैं? देखिए, मैं थोड़ी सी अलग बात करूंगा, इसलिए मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने अभी तक जहां भी पढ़ाया है, मैंने अपने किसी भी कोर्स में परीक्षा नहीं ली। मैं हर एक छात्र या छात्रा का 1-to-1 इवैल्यूएशन करता हूँ। मतलब अगर इंजीनियरिंग का कोर्स भी है तो उसमें सेमेस्टर में 3 बार करीब मिलता हूँ और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उस छात्र या छात्रा ने कितना समझा, और उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। और जब तक छात्र विषय को समझ नहीं लेता और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता कि वो समझ गया है, तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यानी कि मेरी दृष्टि में शिक्षा जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, वो सिर्फ नंबर लाके इम्तिहान पास करने की नहीं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो छोटी कक्षा में तो संभव है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे क्या हो, इसके लिए आज मैं पहली बार एक प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो 2 मित्रों से बात हुई, एक आईआईटी कानपुर में पढ़ाते हैं, एक आईआईटी दिल्ली में पढ़ाती हैं और एक आईआईटी बम्बई में भी पढ़ाते हैं, उनसे भी बात हुई। तो मुझे जो अलग अलग राय मिली है, पहले मैं वो रख देता हूँ, फिर मैं अपनी बात रखूँ। तो आईआईटी कानपुर वाले जो हमारे मित्र हैं, उनका कहना है कि भाई 2 राउंड परीक्षा की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, मेंस और एडवांस्ड। आपको अगर लेना भी है परीक्षा तो आप एक बार में लेके आप उसको निपटा दीजिए और जो भी चयन करना है कर लीजिए। और जो मेरी आईआईटी दिल्ली में मित्र हैं, उनका कहना है कि भाई परीक्षा तो लेनी नहीं चाहिए क्योंकि खतरा बहुत है कोरोना का, और इसको जो है टाल ही देना ठीक रहेगा। और जो आईआईटी बम्बई के मेरे दोस्त हैं, उनका एक सुझाव है कि किसी प्रोफेसर ने एक आर्टिकल लिखा है कि इस बार आप परीक्षा मत लीजिए, आप स्थानीय स्तर पे बच्चों का दाखिला किसी न किसी कॉलेज में करा लीजिए। इस पे मैं अभी और बात रखूंगा। और 1 साल बच्चों को आप इंजीनियरिंग पढ़ने दीजिए किसी भी कॉलेज में, और उसके बाद 1 साल के बाद आप परीक्षा लेके उनकी यानी कि परीक्षा जो चयन वाली है वो 12वीं के बाद ना होके इंजीनियरिंग के पहले साल के बाद हो, और फिर उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से आईआईटी उनको अलॉट कर दिया जाए। लेकिन मेरी राय ये है कि देखिए, कुल जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 8,58,000 है मेंस के लिए आईआईटी में, जेई में, और शायद अब मेंस 2 बार होता है, तो कुल संख्या करीब आप मान लें 15-16 लाख है बच्चों की जो आईआईटी में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं। अगर आप भारत में कुल मिला के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो एआईसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है उनकी सीट्स देखेंगे तो वो भी करीब है 15,53,809। ये कुल भारत के रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट है। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं उतनी ही सीट है आपके पास, तो आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, ये तो शिक्षा का सिद्धांत है कि शिक्षा का अवसर सबको मिलना चाहिए, और अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको पढ़ने का मौका दीजिए। और जो कोरोना का संकट है, इसके लिए मैं एक विशेष समाधान रखना चाहूंगा जो स्थायी भी हो सकता है। अब आप देखिए, देश के अंदर 23 आईआईटी हैं, कुल राज्यों की संख्या 28 है, आईआईटी 23 है।
पूर्वोत्तर के 6 राज्यों को छोड़ के आपके हर एक राज्य में एक आईआईटी है। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के बीच में सिर्फ एक आईआईटी है गुवाहाटी में। तो यानी कि आपके पास वो 5 राज्य हैं पूर्वोत्तर के जिसमें आईआईटी नहीं है, आसाम को छोड़ के, नहीं तो बाकी हर एक राज्य में एक आईआईटी है। तो अगर 8,58,273 बच्चों को आईआईटी मेंस की परीक्षा देनी है, जेई की, मैं बार बार आईआईटी कह रहा हूँ, इसके लिए माफ कीजिएगा क्योंकि इसमें तो दाखिला एनआईटी और ट्रिपल आईटी और दूसरे कॉलेजेस में भी होता है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी संख्या अगर 8,58,273 है और अगर 23 आईआईटी है तो चयन की जिम्मेदारी आप 2300 आईआईटी को दे दीजिए और हर एक आईआईटी पे औसत जो संख्या बैठेगी वो बैठेगी 37,000 छात्रों की। हाँ, ये बात ठीक है कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से किसी राज्य में ज्यादा अभ्यर्थी होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो तमिलनाडु में 527 कॉलेज हैं जो सबसे ज्यादा जहां कॉलेज हैं और 2,79,000 सीटें। इसके बाद महाराष्ट्र में 372 कॉलेज हैं, 1,54,000 सीटें और उत्तर प्रदेश के अंदर 296 कॉलेज हैं, 1,82,000 सीटें। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटी हैं, एक कानपुर में एक बनारस में, तो 37,000 अगर औसत बनता है तो मान लीजिए कि कुछ आपके 80,000 से कम बच्चे हुए, सीटें 1,42,000 है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा बच्चे होंगे। तो आप उत्तर प्रदेश के 2 आईआईटी मिलके, कानपुर और बनारस, ये मिलके यहाँ की 1,42,972 सीटों पे बच्चों का चयन कर लें। यानी मेरा कहना है कि आप स्थानीय स्तर पे, जैसे उत्तर प्रदेश के सारे जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस में जो 296 कॉलेज हैं जिसमें 2 आईआईटी हैं, एक एनआईटी है इलाहाबाद में, इन कॉलेजेस में आप इनको समायोजित कर लीजिए। इसी तरह से पूरे देश में स्थानीय स्तर पे जो आईआईटी है उस राज्य की, वो ये फैसला कर ले कि उस राज्य का कौन सा बच्चा आईआईटी में पढ़ेगा, कौन सा एनआईटी में पढ़ेगा, कौन सा किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ेगा, और आप सभी बच्चों को मौका दे दीजिए। और अगर ये व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम करती है तो अच्छी बात है। अब चयन कैसे होगा? चयन बिना परीक्षा के हो सकता है। वो कैसे? अगर एक आईआईटी में 200 प्रोफेसर हैं, 200 का आंकड़ा औसत है, तो अगर 37,000 बच्चे एक आईआईटी पे हैं जो प्रवेश लेना चाह रहे हैं उस राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो हर एक प्रोफेसर को करीब 185 बच्चों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा ऑनलाइन, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन हफ्ते भर में आप 37,000 बच्चों का आप इंटरव्यू ले लीजिए। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि 15 मिनट किसी बच्चे से बातचीत करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उसको कितनी जानकारी है, उसका ज्ञान कितना है। तो इसमें थोड़ा सा ये सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मूल्यांकन के लिए तो आपको शिक्षक पे ही भरोसा करना चाहिए। ये एजेंसी वगैरह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एजेंसियों में भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मतलब आईआईटी की परीक्षा में भी एक बार आरोप लगा है कि पेपर लीक हो गया था, तो उस तरह की तो गड़बड़ियां होती ही हैं। तो एकदम आपकी चयन की प्रक्रिया 100% ठीक है, ये तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हम ये मानते हुए कि आईआईटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कम से कम थोड़ा ईमानदारी से चयन करेंगे, आप उनको ये जिम्मेदारी दीजिए कि हर एक प्रोफेसर 185 या 200 छात्राओं का इंटरव्यू लेके और वो छात्र की काबिलियत तय कर दे, और उसके हिसाब से हर एक छात्र छात्रा का प्रदेश के आईआईटी एनआईटी किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। और आईआईटी के अंदर एक प्रक्रिया होती है ब्रांच चेंज की। जैसे मैं बीएचयू में जब पढ़ने गया तो मुझे पहले साल केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी, लेकिन पहले साल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए मुझे मौका मिला कि अगर मैं चाहूँ तो अपनी ब्रांच चेंज करा लूँ। तो मैंने अपनी ब्रांच केमिकल से मैकेनिकल करा ली थी। तो इसी तरह से साल भर के बाद
जो बच्चा एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ रहा है, अगर वो आईआईटी कानपुर या बीएचयू में पढ़ना चाहता है तो उसको आप मौका दे दीजिए, उसके जो 1 साल के बाद जो उसके नंबर आए हैं उसके आधार पे। अगर किसी सुल्तानपुर के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, वो इलाहाबाद में आना चाहता है, आप उसको मौका दे दीजिए 1 साल के बाद, उसका जो नंबर आया है 1 साल में उसके आधार पे। तो मेरे हिसाब से बिना परीक्षा लिए आप जितने बच्चे हैं उनका आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप भर्ती करा सकते हैं। और सैद्धांतिक रूप से मैं मानता हूं कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसको परीक्षा लेके अस्वीकार करना ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। अब इसमें एक तर्क ये आएगा कि बहुत सारे अपात्र लोग पहुंच जाएंगे इंजीनियरिंग पढ़ने, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे होनहार छात्र हैं, जो मतलब जेई में बहुत ऊंची ऊंची रैंक लेके आते हैं, वो भी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं करते हैं आगे जाके। कोई आईआईएम में पढ़ने चला जाता है, मैनेजर बन जाता है। अब मेरा ही हाल देखिए कि मैं इंजीनियरिंग में पीएचडी करके मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। हाँ, तो आज पहले लोग मैनेजमेंट में चले जाते थे या किसी दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन आजकल का ट्रेंड ये है कि लोग फाइनेंशियल कंपनीज में जा रहे हैं। अब आईआईटी कानपुर का मेरा दोस्त बताता है कि जो पढ़ने बच्चे आ रहे हैं उनकी इंजीनियरिंग में रुचि ही नहीं है। मतलब मैं मेधावी और होनहार छात्रों की बात कर रहा हूँ जो जेई क्लियर करके आ रहे हैं। वो कोचिंग अटेंड करके और कोचिंग में इम्तिहान कैसे पास कर रहा है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, ये तरीका सीख के वो इम्तिहान पास कर लेते हैं अच्छे नंबरों से, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग में रुचि नहीं होती है। वो आगे जाके किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं। तो ये समस्या दोनों छोर पे है। मतलब आपको अपात्र छात्र भी शायद मिलेंगे जो बहुत काबिल नहीं होंगे, लेकिन अगर बहुत काबिल भी होगा, अगर उसकी इंजीनियरिंग में रुचि नहीं है तो इसका क्या मतलब है। तो इस हिसाब से आप छात्र को मौका दीजिए। अगर वो कह रहा है कि वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है, तो आप उसको किसी न किसी कॉलेज में दाखिला कराइए और उसके बाद उसके ऊपर छोड़िए कि वो इंजीनियरिंग करके क्या करना चाहता है। तो इस प्रक्रिया में हो सकता है कि इंजीनियरिंग में रुचि लेने वाले छात्र आपको ज्यादा मिल जाए, तो ये वैसे भी ठीक रहेगा। और इससे हमको जो कोचिंग संस्थाओं का एक पूरा आधिपत्य है, वर्चस्व है, और वो कम से कम तोड़ने में मदद मिलेगी कि आप कोई परीक्षा नहीं लेंगे, छात्र के साथ इंटरव्यू करके अगर उसकी रुचि जान के उसका दाखिला लेंगे तो कम से कम ये कोचिंग संस्थाओं का जो व्यापार है इस पे कम से कम अंकुश लगेगा। तो मुझे इतनी ही बात कहनी। ठीक है सर, आपने जैसे 3 अलग अलग प्रोफेसर की राय बताई जो अलग अलग आईआईटीज में पढ़ा रहे हैं। आपने अपना भी एक वर्क अराउंड दिया कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। जब इस तरह के आइडियाज अगर हैं और इन पर लोग जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो इस तरह की बातें कर भी रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार या क्या वो सोच रही होगी इस तरह के विचारों के होने के बावजूद ये परीक्षा करवाने के पीछे, वो भी एक महामारी के बीच? जी देखिए, ये एक विडंबना है कि सिर्फ आईआईटी नहीं, इस स्कूल स्तर से, विद्यालय के स्तर से शिक्षकों की पढ़ाने में रुचि नहीं होती है, लेकिन परीक्षा लेने में ज्यादा रुचि होती है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वीं और 12वीं का इम्तिहान 5,000 रुपए देके नकल करके बच्चे पास कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपकी जगह कोई दूसरा भी बैठ के 10,000 रुपए में आपका इम्तिहान लिख देगा। और ये सिर्फ 10वीं 12वीं में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं होता है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के छात्र और आईआईटी बीएचयू के छात्र पकड़े गए हैं दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पे परीक्षा देते हुए, यानी उसमें वहां भी जो है कुछ धंधा चल रहा है पैसा कमाने का। तो इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट है, निहित स्वार्थ है परीक्षा की प्रक्रिया में, कि जो शिक्षक पढ़ाता नहीं है किसी विद्यालय में, कॉलेज में, वो परीक्षा कराने में उसकी रुचि है, क्योंकि जब वो नकल कराता है तो उसको पैसा मिलता है, शिक्षा विभाग के अधिकारी को पैसा मिलता है, स्कूल के प्रबंधन को पैसा मिलता है। इसी तरह से आईआईटी की परीक्षा में तमाम कोचिंग संस्थान है जो बच्चों से, उनके माता पिता से पैसा कमाती हैं। तो ये जो पूरा निहित स्वार्थ है, ये इतना, इसका हमको अंदाजा नहीं है, ये इतना शक्तिशाली है कि हैदराबाद के अंदर चैतन्य और नारायण नाम के जो 2 कोचिंग संस्थान चलते हैं,
इस समय मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बता दूं कि सबसे ज्यादा छात्र जेई में आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आते हैं, क्योंकि वहां पे ये 2 बड़े कोचिंग संस्थान हैं और दूसरा एक बड़ा केंद्र कोटा में है कोचिंग का आईआईटी के लिए। तो चैतन्य और नारायण का प्रभाव ये है कि आज तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 1 के तहत जो 25% अलाभित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में, वो प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में तो दाखिले हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राइट टू एजुकेशन एक्ट का 25% वाला जो प्रावधान है कि गरीब बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ सके, वो लागू ही नहीं हुआ इन कोचिंग संस्थानों के दबाव में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब बच्चे इन निजी विद्यालयों में आए, क्योंकि उनको लगता है इनके आने से वहां का पढ़ाई का स्तर गिर जाएगा। तो इसमें पूरी परीक्षा की प्रक्रिया में निहित स्वार्थी तत्व इसमें शामिल है और इसलिए उनकी जो पूरी जकड़ है संस्थान जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया के ऊपर, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। ठीक है सर, हम 2 चीजों पर बात कर चुके हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और दूसरा आपने निहित स्वार्थों की भी बात की है। थोड़ा हम डाइग्रेस करके आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपके लेना चाहते हैं कि जो छात्र अब डरे हुए हैं और जो अभिभावक अभी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सरकार यदि अपनी जो उसका निर्णय है उसको नहीं बदलती है और परीक्षा सितंबर से शुरू हो जाती है, पहले हफ्ते से 6 तारीख से, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं, उनके माता पिता बड़े परेशान हैं, पत्रकारों को भी लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लिखे जा रहे हैं अपनी बात, और उन्हें ऐसा लग रहा है सुनवाई नहीं होगी। देखिए, ये बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लोग बहुत स्पष्ट भूमिका नहीं लेते हैं। हमारे आईआईटी कानपुर के एक दूसरे मित्र ने ये कहा कि आज जितने लोग हल्ला मचा रहे हैं कि परीक्षा आगे बढ़ाओ क्योंकि अभी कोरोना का संकट है, अगर यही परीक्षा स्थगित कर दी जाती है तो आपको उतने ही लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे कैरियर का नुकसान हो रहा है, इसलिए आप परीक्षा, वो भी एक बात है, मतलब वो भी एक राय है ही जी। हाँ, तो ये दोनों तरह की बातें कहने वाले लोग हैं। इसलिए हमको लगता है कि सरकार को जहां नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं या पार्लियामेंट में जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश की नीतियां बनाने की, उसको समझदारी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निर्णय ऐसा ही होना चाहिए कि बिना परीक्षा के चयन हो, ताकि लोगों को इकट्ठा ना होना पड़े, और इसका कोई तरीका निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो तरीका सुझा रहा हूँ कि हर एक आईआईटी का प्रोफेसर 185 बच्चों का साक्षात्कार करके तय करे कि किस बच्चे का चयन किस कॉलेज में होना चाहिए, वो मेरा समाधान है। लेकिन अगर इसमें हमारे नीति निर्माता दिमाग लगाएंगे तो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकल सकता है कि आप बिना परीक्षा लिए छात्रों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमें वक्त देने के लिए। आपने बहुत आसान भाषा में अपनी पूरी बात रखी, बहुत लूसिड तरीके से समझाने की कोशिश की जो आपके आर्गुमेंट थे। ऐसा नहीं है कि सरकार ये नहीं जानती, ऐसा भी नहीं है कि सरकार ट्विटर पर नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस दौर में सरकार से अपनी बात कहने का सबसे बढ़िया तरीका ट्विटर ही है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात अगर सच है कि केंद्र सरकार तिथि बदल सकती है, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? ये समझ से परे है। अगर तारीख नहीं बदलनी तो सरकार को कम से कम बच्चों और अभिभावकों को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो क्यों लिया है और इन छात्रों की चिंताओं का ध्यान किस तरह रखा जाएगा। खबर लिखे जाने तक ये नहीं हुआ था, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ 2 परीक्षाओं का नहीं है। सरकार संक्रमण रोकने में कितनी कामयाब रही है वो आप सरकार के आंकड़ों से देख सकते हैं। सरकार न्यू नॉर्मल की तरफ तेजी से बढ़ रही है, ये असहज करने वाला भी है। ऐसे में एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा का ऐलान भी कर दिया। यानी अभी तक हम बात कर रहे थे नीट और जेई की, लेकिन और भी एग्जाम है जिनकी तैयारियां चल रही हैं। ये यूजीसी नेट का एग्जाम 16 से 25 सितंबर को होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा भी होनी है 6 से 11 सितंबर तक। और भी कई परीक्षाओं का ऐलान हुआ है। अभी यूपी में बीएड की परीक्षा कुछ हफ्तों पहले हुई है। तो मुद्दा सिर्फ 2 परीक्षाओं का नहीं है।
सवाल ये है कि क्या हम इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आक्रामक ढंग से ऐसे आयोजन करने लगे जहां बड़ी संख्या में लोगों का जुटना जरूरी हो, और इस आक्रामकता की कीमत अंत में किसे चुकानी होगी। शो में अब बात करते हैं चुनाव की। इस बात पर बहुत बहस थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में चुनाव होंगे या नहीं, और होंगे तो कैसे होंगे। इस दूसरे सवाल का जवाब अब मिल गया है। कोरोना के समय में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस आई हैं, जिनका पालन चुनाव अधिकारियों को करना होगा। सबसे पहले बात नामांकन की। नॉमिनेशन ऑनलाइन होगा, एफिडेविट भी ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। एफिडेविट की नोटरी कराकर उसे नामांकन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है। सिक्योरिटी मनी भी जमा होती है। जब हम बोलते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई या बच गई, वो यही होती है। इसे भी ऑनलाइन जमा करना होगा। हालांकि कैश जमा करने का विकल्प भी रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म जमा करते समय पहले जत्थे के जत्थे जाते थे, जिन्हें नामांकन दाखिल करने की जो जगह है उनके बाहर रोका जाता था। भीतर सीमित संख्या में समर्थक जाते थे। अब भीतर उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। गाड़ियां भी 2 ही हो सकती हैं अधिकतम। रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में ज़्यादा जगह होनी चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा ये ध्यान रखना होगा कि उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त अलॉट किया जाए और उसी वक्त पर वो आए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा रखना होगा। निर्देश वोटिंग में लगे कर्मचारियों के लिए भी आए हैं। चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल में एंट्री के समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। थर्मल स्कैनिंग जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर का तापमान नापा जाता है। इसके अलावा सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए। इसके अलावा ईवीएम, वीवीपैट संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्स यानी कि दस्ताने भी मुहैया कराने होंगे। वोटिंग के दिन के लिए क्या निर्देश हैं? पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 वोटर हो सकते हैं। इसीलिए पिछली बार के मुकाबले कहीं पर 30%, कहीं 40% तो कहीं 50% ज़्यादा पोलिंग बूथ हो सकते हैं। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग बूथ को सैनिटाइज भी करना होगा। इसके अलावा एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा रखनी होगी। वोटर्स के तापमान की जांच होगी पोलिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या आशा वर्कर के द्वारा। अगर वोटर का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो तो दोबारा चेक किया जाएगा। फिर भी सही ना आए यानी कि ज़्यादा आए तो उसे टोकन दे दिया जाएगा और पोलिंग के आखिरी घंटों में दोबारा आने को कहा जाएगा। जो मास्क पहनकर पोलिंग बूथ पर नहीं आएंगे उन्हें बूथ पर ही मास्क दिया जाएगा, यानी मास्क रिजर्व में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि हर वोटर ने फेस मास्क लगाया है तो पहचान कैसे होगी? फर्जी वोटिंग को कैसे रोका जाए? वोटर की शक्ल को वोटर कार्ड की शक्ल से कैसे मिलाया जाए, फोटो से? तो नियम यह है कि वोटर की पहचान के लिए उस वक्त फेस मास्क हटवाया जा सकता है। इसके अलावा वोटर को वोटिंग के समय यानी कि ईवीएम प्रेस करने समय दस्ताने भी देने होंगे। अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट की, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा हुई। पहले पोस्टल बैलेट दिए जाते थे फौजी भाइयों को या दूसरे इस तरह के जो सरकारी कर्मचारी थे, ताकि वो जहां पर भी ड्यूटी पर है वहां से वोट डाल सकें। लेकिन अब पोस्टल बैलेट दिव्यांग व्यक्तियों और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो वोटर कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए भी बैलेट पेपर की व्यवस्था होगी। हालांकि इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती। कोविड के दिशा निर्देशों को देखते हुए रैली में भी सख्ती बरती जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ग्राउंड का चुनाव करेंगे जहां रैली होगी, और जहां रैली होगी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। रैली के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मौजूद रहना होगा और पुलिस के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ ज्यादा ना हो। अब बात करते हैं वोटों की गिनती की। काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल नहीं होंगे। 3 से 4 हॉल में काउंटिंग होगी। काउंटिंग टेबल पर लाने से पहले कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सैनिटाइज करना होगा। रिजल्ट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना होगा ताकि काउंटिंग की जो जगह है वहां पर काउंटिंग एजेंट्स की भीड़ न लगे। ये कुछ बुनियादी दिशा निर्देश हैं जो सामने आए हैं। जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया खासतौर पर बिहार में सामने आएगी और दिशा निर्देश भी आएंगे जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और अब चुनाव आ गए हैं तो लल्लन टॉप की टीम, चुनावी टीम के जमीन पर उतरने का वक्त भी आ गया है।
इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और एक जानकारी अभी दे देते हैं, मुख्यमंत्री लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज बिहार के पहले मुख्यमंत्री से अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के दिलचस्प पॉलिटिकल किस्से, ये भी आपके लिए जल्द ही लल्लन टॉप पर आएंगे। दी लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं दिव्या शर्मा की कविता मेरा परिचय। दिव्या ने ये कविता 7 समंदर पार अमेरिका से भेजी है, जहां वो वेस्टर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। इन इमारतों में बसे लोग मुझे जानते नहीं हैं, नहीं पूर्णतया अनभिज्ञ नहीं हैं, ये और है कि आज पहचानते नहीं हैं। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे मकान का आधान रखा है और छत भी डाली है। तुम्हारे घर की इन भित्तियों को मैंने ही रंगा है कि नई पुरानी स्मृतियां इन पर बिखेर सको। मैं वो हूं जिसने बिजली की तारें डाली हैं कि कहीं गर्मी में तुम पिघल न जाओ, या बहुत ठंडी में तुम्हारा मन और भी सिकुड़कर संकुचित न हो जाए, जम न जाए। मेरा क्या है, मैं तो आग में तपा हूं, कड़ी दोपहर में धूप को चाय सा पी जाता हूं। कोई सर्द रात हो बहुत तो बर्फ की सिल्ली पर सो जाता हूं। मैं वो हूं जो सप्ताह में कई बार तुम्हारे घर पर कई सामान लाने ले जाने आता है। तुम मेरा चेहरा जानते हो शायद, किंतु मेरी ओर मुड़ते नहीं, मुझे देखते नहीं कि मानो कोई साया सा हूं मैं, इंसान नहीं। तुम मेरा नाम नहीं जानते, कभी पूछा नहीं कि मेरा घर कैसे चलता है, मेरे परिवार में कौन है। मगर 2-4 दिन न आऊं तो तुम मेरी राह तकते हो, कोसते ही सही मुझे याद करते हो। तुम्हारी भी विवशता है कि जिसने भी जीवन सिखाया तुम्हें, बस मुझ पर निर्भर होना ही सिखाया। मैं वो हूं जो तुम्हारे घर में तुम्हारा सारा काम करता है, किंतु कभी तुम्हारी बगल में तुमसे अधिक तनकर खड़ा नहीं होता कि कहीं तुम्हारा हल्का फुल्का सा अहम भुरभुरा कर ढह न जाए। मेरा क्या है, मेरा अहम तुम्हारे मकान के कुछ वर्ग फुट की सीमा से नहीं बंधा। ये तो आकाश और धरा के मध्य विस्तार सा है, ये विद्रोही है, हठी है, इतनी सी बात पर नहीं टूटता। वो जिस किवाड़ के पास खड़े होकर तुम बाहर देखते हो, उसकी चौखट पर मेरी हथेली की रेखाएं छपी हैं। वो किवाड़ सही से बंद हो तो उन्हें वहीं घिसा था शायद। तुम्हें चिंता तो नहीं होगी, किंतु फिर भी कह दूं कि मेरी रेखाओं को लौटाने के लिए मुझे ढूंढना नहीं, कि मैं तो वो हूं जो प्रतिदिन नई रेखाएं, नया भाग्य रच लेता है। मैं आजीवन एक ही ढर्रे का जीवन जीने को विवश नहीं। तुम्हारे जीवन और इमारतों की भांति मैं कारखाने में नहीं बना हूं। ये और है कि उसकी भट्टी में आग सा जला हूं, तो मैं कुछ नया कर ही लेता हूं, ढूंढ ही लेता हूं। मेरा अतीत मेरे भविष्य की बेड़ी नहीं बनता। मैं साहस और आस दोनों रखता हूं। मैं हर रंग में ढल जाता हूं, कई रूप में मिल जाता हूं। मैं वो हूं जो दिन रात तुम्हारे घर के बाहर पहरा देता है, हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। मगर न जाने क्यों तुम मुझसे आंख मिलाने से डरते हो। तभी तो दूर से ही तुम्हारी गाड़ी चीखती चिल्लाती आती है कि गेट पर एक पल भी रुकना न पड़े, मेरी कर्मठता से मिलना न पड़े। या शायद मुझे भाग कर गेट खोलता देख तुम स्वयं को बड़ा समझते हो। शायद पूरे दिन में यही एक पल है जो तुम्हें किसी से बड़ा होने का मिथ्याभास देता है। मगर तुम्हारी इस फूहड़ता में बेचारे पंछी घबरा कर उड़ जाते हैं। मैं वो हूं जो उन पंछियों की भी चिंता करता है। मैं वो हूं जो मिट्टी और चूने में सना उसी गलियारे में खड़ा था जहां तुमने मुझे दूसरी लिफ्ट में जाने को कहा था। शायद ये डर था तुम्हें कि मेरे साथ खड़े होने से कहीं तुम्हारा छोटापन जग जाहिर न हो जाए।
नहीं, कोई शिकायत नहीं तुमसे। तुम्हारी मुझ पर निर्भरताओं से भली भांति परिचित हूं मैं। हाँ, केवल इतना सोचता हूं कि एक दिन मेरा काम करके भी देखो। बदन में नई पसलियों का आभास होगा, हड्डियों में जमा हुआ खोखलापन मिलेगा। रात को फिर मुझे ही गर्म पानी का सेक करने को कहोगे और अगले दिन मेरे काम पर जाने से मना कर दोगे। शायद उस पल मेरे काम की महत्ता होगी। उस दिन जानोगे कि कैसे मेरे कंधों पर तुम्हारी सारी जीवन शैली टिकी है। उस दिन सोचोगे कि मेरा घर कैसे चलता है, मेरा शरीर कैसे चलता है। क्यों मैं जहां था वहां ठहर न सका? क्यों तुम्हें इस आपदा में मेरा साथ देना चाहिए था? और क्यों जब तुमने मेरा साथ न दिया तो मुझे सैकड़ों हजारों मील चलना पड़ा? क्यों इतने उद्यम के बाद भी जहां मेरा काम है वहां मेरा घर न बन सका? उस दिन समझोगे तुम मेरी मेहनत, और उस दिन शायद मिलेगा मुझे मेरे काम का सही मोल। उस दिन के बाद मैं साया नहीं रहूंगा, मैं सदैव के लिए तुम्हारे लिए भी इंसान बन जाऊंगा। उस दिन से तुम मुझे पहचानने लगोगे, जानने लगोगे।